Hello student, welcome to DNA classes. It's me Nana. Today we will learn about respiratory system. So let's start about respiratory system. Respiratory system पढ़ने से पहले हम इसका सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं. सिनॉप्सिस में क्या क्या होगा ये बताएगा हमें सिनॉप्सिस. सो लेट्स स्टार्ट. रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन में हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन में हम स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. और इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स उसमें उनमें कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज, ये सब उनमें हम पढ़ेंगे. तो गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स, गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम्स, गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स, तो कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे. फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे होता है और किन किन में कैसे कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे. तो रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा. रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में होते हैं उनका कैसा होगा रेस्पिरेशन. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हमारे लैंड वाले होते हैं उनका कैसा होगा रेस्पिरेशन. ह्यूमन बीइंग हमारा कैसा होता है रेस्पिरेशन, ये सब हम पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारा इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन क्या होगा. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच the food taken through nutrition get oxidized to release energy for performing various activities. तो respiration इज़ अ प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, फूड लिया जाता है, टेक किया जाता है थ्रू न्यूट्रिशन से लिया जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ करता है हमें वेरियस वेरियस जो हमारा डेली लाइफ में एक्टिविटी होता है उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिलीज़ करता है. सो नेक्स्ट, during the process of respiration, the oxygen acquired from the outside body is used to break down the food source. तो ड्यूरिंग इस प्रोसेस के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन होता है एक्वायर्ड हो जाता है हमारे बॉडी के आउटसाइड से, बाहर से, और उसको यूज़ कर लेते हैं ब्रेक डाउन के लिए हमारे फूड सोर्स को, है ना. फिर नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the presence of specific enzyme at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activities. तो फिर हमारा रेस्पिरेशन जो है उसको डिफाइंड एज द प्रोसेस ऐसे डिफ़ाइन किया है कि एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है न्यूट्रिएंट का, और इस प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में और उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर के प्रेजेंस में एज अ सेल के अंदर ये एनर्जी रिलीज़ करता है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. सो नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस in which exchange of gases with oxygen and carbon dioxide take place between the body and the outside complete environment. तो क्या बोल रहा है कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा लिए हम, और टेक्स प्लेस बिटवीन हमारे बॉडी और हमारे आउटसाइड के एनवायरनमेंट के साथ कंप्लीट जो ये प्रोसेस होता है. तो हैंस द प्रोसेस इज़ कंप्लीट वे कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि फूड के साथ फूड प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड के साथ ऑक्सीजन, फिर ये हमारे बॉडी में होता है, फिर उसके अंदर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ऐसा रिलीज़ होता है ना. द नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. एग्जाम्पल ग्लूकोज. तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं अंडरगोइंग चलते रहते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन के टाइम पे, तो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज. नेक्स्ट, द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वे in different organisms. Some organisms use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water, while other do not. तो क्या बोल रहे हैं कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जो है टेक प्लेस होता है किसमें, डिफरेंट वे में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज का
और कम्प्लीटली इंटू किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर, हाइड्रोजन, कुछ भी बोल सकते हैं, एंड वाइल अदर डू नॉट, और कुछ नहीं करते ऐसा। तो नेक्स्ट इज however the first step, that is breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate और pyruvic acid is common to all. So क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वो क्या होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बनता है, जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं, और पायरुविक एसिड भी है, पायरुवेट कॉमन होता है सबके लिए। तो दिस नेक्स्ट इज this process of conversion of glucose to pyruvate, that is glycolysis takes place inside the cytoplasm of the cell. तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज का पायरुवेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ये जो होता है, और ये क्या होता है, किसके अंदर होता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर होता है। तो after this conversion of pyruvate into another substance depends on the presence or absence of oxygen. तो क्या होता है, ये जो आफ्टर दिस कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू अनदर सब्सटेंस जो होता है, पायरुवेट के बाद जो अनदर सब्सटेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे होता है, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको बोल सकते हैं इन द लैक एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कमी और या फिर कह सकते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता या फिर कोई यूज़ नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी बता दिया कि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इसमें इसका फर्स्ट है कि द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये जो होता है इसका प्रोसेस वो हमारे साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है, और देन कंटिन्यू इन द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद आगे जाते रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देन ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज 38 ATP एनर्जी। तो क्या इसके ना ईच जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं रिलीज़ करते हैं 38 ATP एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के बेस पे। देन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। तो जो क्या होता है, एनर्जी जो इसमें रिलीज़ होता है वो हमारे मतलब एनारोबिक प्रोसेस से ज़्यादा होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। देन इसमें क्या है, इक्वेशन है हमारा, इसमें क्या है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो पहले ही बताया कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ग्लूकोज में हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 इट गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6H2O प्लस 38 ATP, जिसको हम लोग 2830 किलो जूल समथिंग ये एनर्जी हमारा बोल सकते हैं, ATP के तौर पे रूप में निकलता है ये। सो ये था हमारा इक्वेशन। देन इसको हम लोग और एक इक्वेशन के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर पायरुवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके बाद प्लस एनर्जी होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसके अंदर, इन साइटोप्लाज्म। और फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे हमारे बनते। फिर हमारा 38 ATP 2830 किलो जूल एनर्जी हमारा रिलीज़ होता है। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं इसको। ग्लूकोज
ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ऐसा सिंपली वो हमारा ये इक्वेशन हमारा सिंपल, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, पर याद आप इससे भी कर सकते हैं, याद आप इससे भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप ये बनाएंगे तो भी ईजी है, ये बनाएंगे तो भी ईजी है। तो क्या है, ग्लूकोज के जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं साइटोप्लाज्म में ये होता है। फिर इसमें क्या होता है, पाइरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में एनर्जी किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 38 ATP एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं 2830 किलो जूल। तो रेस्पिरेशन का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो क्या होता है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में होता है या फिर उसके ना होने में ये रेस्पिरेशन होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोसेस ऑल्सो स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में भी स्टार्ट होता है, ये भी स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारा जो एरोबिक था वो भी साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता था, और ये जो हमारा एनारोबिक है वो भी साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट होता है। तो सेकेंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, छोटे अमाउंट में या फिर कुछ अमाउंट में ही हमारा एनर्जी जो है रिलीज़ होता है, यानी कि कम मात्रा में हमारा जो है एनर्जी रिलीज़ होता है। थर्ड इज़ दिस प्रोसेस ऑकर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस हमारा आता है या फिर ऑकर होता है जिसमें हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो बताया जैसे मैंने, कमी में ना, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब ये जो है प्रोसेस हमारा आता है, होता है। तो नेक्स्ट इज इट टेक प्लेस इन ह्यूमन मसल एंड यीस्ट एंड बैक्टीरिया। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये किस में टेक प्लेस होता है, हमारा किस में होता है, ह्यूमन मसल में, ह्यूमन के मसल्स में होता है, यीस्ट में होता है और हमारा बैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या था, हमारे एरोबिक में वो 38 ATP मॉलिक्यूल बनाता था, तो ये सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल, तो उसके कंपेयर में हमारे में ये एनर्जी बहुत कम है, वो 38 ATP, ये 2 ATP मॉलिक्यूल बनाता था। सो वेरी डिफरेंस, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंस in energy. So next is during this process each glucose molecule and carbon dioxide release. तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, ये जब भी प्रोसेस होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो इस ये जो है इट इज़ टर्म्ड एज फर्मेंटेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो ये कुछ टाइप्स के हैं और टर्म्ड है फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट है हमारा जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकेंड इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो हम लोग पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखते हैं। तो ये क्या होता है, इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, शुगर का, किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो ये ऐसा होता है। फिर उसके बाद दिस प्रोसेस ऑकर्स मेनली इन यीस्ट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस बियर, वाइन, टॉडी, चीज़ etc बाय ब्रूइंग। तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है मेनली किसमें, यीस्ट में होता है, और जो क्या होता है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस, ताकि हमारा बियर प्रोड्यूस हो सके, वाइन, टॉडी, चीज़ ये सब प्रोड्यूस हो सके बाय ब्रूइंग के थ्रू। सो नेक्स्ट इट कैन बी समराइज एज, ये समराइज होगा ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है हमारा, ठीक है, C6H12O6 हम लोग को पता है, ये होता है ग्लूकोज का कुछ फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का क्या है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक, किस में होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है। फिर क्या होता है, पाइरूवेट कन्वर्ट होता है, ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें होते हैं पाइरूवेट में। फिर साथ में एनर्जी प्लस एनर्जी, फिर किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, किसमें, यीस्ट में 2 इथेनॉल मिलते हैं प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 2 ATP या फिर 118 किलो जूल एनर्जी हम लोग को मिलता है, 2 ATP एनर्जी या फिर 118 किलो जूल एनर्जी। तो एक बार और ये समराइज इक्वेशन को मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, किसमें, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, ये
तो फिर ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है पता है, पायरूवेट में कन्वर्ट होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर किसके साथ, एनर्जी के साथ, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यीस्ट के अंदर क्या होता है, क्या देता है हमको ये, 2 इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी एनर्जी या फिर 118 किलो जूल एनर्जी। तो ये हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकेंड टॉपिक इज second type or second topic is lactic acid fermentation. So what is lactic acid fermentation? Incomplete breakdown of sugar into lactic acid and energy. तो ये क्या होता है, ये जो होता है, ये जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का, किसमें, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तो ये कुछ बैक्टीरिया में होता है। एग्जांपल योगर्ट मेकिंग और सम बैक्टीरिया कॉज मिल्क टर्न सार। तो क्या होता है एग्जांपल इसका, योगर्ट मेकिंग में हमारा योगर्ट मेकिंग में ये यूज़ होता है। और कुछ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया इसमें आते हैं ताकि क्या है, मिल्क को ना खट्टा बना सके, है ना। तो नेक्स्ट इज दीज बैक्टीरिया फीड ऑन शुगर एंड ब्रेक इट इनटू लैक्टिक एसिड। क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, शुगर में फीड करते हैं और क्या करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं किसमें, इनटू लैक्टिक एसिड में, है ना। फिर नेक्स्ट इज इन आवर मसल ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। क्या होता है, हमारा जो मसल्स होता है ना, ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है, ग्लूकोज हमारा मेटाबोलाइज्ड हो जाता है क्या फॉर्म करने के लिए, लैक्टिक एसिड फॉर्म करने के लिए। तो ये नेक्स्ट, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज फर्टिग्यू एंड मसल क्रैम्प आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज कैन बी समराइज्ड एज। क्या होता है, जब हम लोग का लैक्टिक एसिड की जब हमारे बॉडी में कमी होती है ना, तो हम लोग फर्टिग्यू होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब हमें लैक्टिक एसिड की कमी होती है और अगर हम इस पर ज़्यादा जो है ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम लोग को फर्टिग्यू, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। हम लोग को लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं करनी है अगर हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की कमी हो तो, ठीक। देन इसको हम लोग समराइज़ करेंगे कुछ इस तरह से कि सेम है जो हम लोगों ने मतलब फर्मेंटेशन हमारे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पढ़ा था, वैसे ही सेम है ये भी। यस, इसमें भी ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, जाहिर सी बातें होते हैं। फिर क्या होगा, ये भी इन साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ये पायरूवेट बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, साथ में एनर्जी, ठीक। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, हमारे यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और फिर इसमें 2 लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी एनर्जी या फिर 118 किलो जूल एनर्जी हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा देखिए फिर से एक बार और, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, तो ये क्या बनेगा, पायरूवेट। और पायरूवेट में हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, साथ में एनर्जी, ठीक है। और किसके एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर, यीस्ट में होगा। फिर ये क्या मिलेगा हम लोग को, 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी एनर्जी, कितना, 118 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। तो मैं इस समराइज इक्वेशन को एक बार और बता देती हूँ, जो ब्रेकडाउन ग्लूकोज का कैसे होता है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और ये सभी जो है ना, ये सभी जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ना, ये सभी कॉमन है किसमें, साइटोप्लाज्म में होते हैं। सभी के लिए कॉमन है साइटोप्लाज्म, उसी में होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में होने के बाद क्या होता है, पायरूवेट देता है। पायरूवेट में हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है प्लस एनर्जी। फिर 3 पार्ट में ये बढ़ता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो यीस्ट में करता है, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे मसल सेल में होता है, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जब कमी मतलब नहीं होता है ऑक्सीजन, तो यीस्ट में कैसे होता है, क्या मिलता है हम लोग को, मतलब क्या होता है, क्या मिलता है, तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल मिलता है। इथेनॉल में हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे जो मसल सेल में होता है, तो क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, उसके साथ एनर्जी मिलता है। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलता है, ठीक। तो आज के लिए सवाल है, आज के लिए क्वेश्चन है कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु क्या है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए है डेंटाइन, डेंटिन, या फिर बी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, संहत, अस्थि उतक, सी पेरियोस्टियम या परिस्थिकला या पेरियोस्टियम, और डी टूथ इनेमल, दंत इनेमल। तो कोई आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। So thank you for watching my video. Like, share, subscribe, comment, ask any question or doubt. Thank you.